हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार मौर्य फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे यहां एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बैंक, सीडीएस सभी एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है। जैसे कि आप जानते हो, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 3। देखो, इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है चैप्टर वाइज वर्ब के लिए, वो चैप्टर वाइज सेट चलेगा 3। उसके लिए एरर करेंगे अच्छे से। देखो, बताओ पहले सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। देखो, पढ़ के देखो। सिंस, जैसे कि ही वाज वह था, नोट माने नहीं, वेल अच्छा यस्टरडे वह कल अच्छा नहीं था, तो ही कुड नॉट बी एबल टू वह नहीं सका, ही कुड नॉट बी एबल टू वह एबल नहीं था या नहीं कर सका। अटेंड माने अटेंड, दी ऑफिस माने ऑफिस को। तो जैसे कि वह अच्छा नहीं था कल, तो वह ऑफिस अटेंड नहीं कर सका। तो बताओ इसमें कहाँ पे एरर है। देखो, सिंस फिर कंजक्शन लगाया हुआ है, सबॉर्डिनेट कंजक्शन। ही वाज नॉट वेल यस्टरडे, अब ये पास्ट में बनी हुई है सबॉर्डिनेट क्लोज। ही वाज नॉट वेल यस्टरडे, तो ये तो ठीक है। अब देखो, ही वाज नॉट वेल यस्टरडे, तो ही कुड नॉट बी एबल टू। देखो, ये कुड है ना, एक कैन। कैन अपने आप में एबिलिटी को शो करता है। कैन बराबर होता है बी एबल टू। बी एबल टू, जब कैन का ही मतलब देखो बी एबल टू होता है, यानी कि कैन ही एबिलिटी को शो करता है, तो फिर कैन के साथ एबल टू क्यों, यानी कि सुपर फ्लाउज हो गया ना ये। या तो ओनली कैन कैन लगाओ या फिर बी एबल टू लगाओ कैन के लिए, जैसे कि वहां पे लिखा हुआ है। देखो, इसमें सेंटेंस में एरर यहाँ पे है। ही माने वह है, या तो यहाँ पे लिखो, क्योंकि हमें पता कैन हो, कैन का ही पास्ट कुड होगा। और कुड का ही मतलब क्या होता है, कैन का मतलब भी बी एबिलिटी टू, और कुड का भी मतलब बी एबल टू या एबिलिटी टू। बी एबल टू। अब या तो यहाँ पे देखो, ये वाला सेंटेंस में कुड नॉट बी एबल टू की जगह यहाँ पे या तो बी एबल टू को देखो मिस कर दो। ये वाला सुपर फ्लाउज है यहाँ पे, यानी कि 2 बार एबल एबिलिटी, कैन बी एबल की एबिलिटी को शो करता है, और बी एबल टू का मतलब बी योग्य। तो 2 बार एबल एबल हो रहा ना यहाँ पे। तो इसे देखो यहाँ पे पहले वाले, या तो यहाँ पे लिखो ही कुड नॉट अटेंड, अब सही हो जाएगा ये। या ऐसे भी कर सकते हो तुम, ही कुड को ही हटा दो, क्योंकि कुड का मतलब ही कैन हो। अगर हम यहाँ पे देखो कुड को हटा देंगे ना, कुड, तो यहाँ पे लिख दो ही वाज नॉट। अब कुड का मतलब भी एबिलिटी है, या तो देखो कुड को हटा दो फिर लगाओ, कुड की जगह लगाओ वहां पे वाज, और फिर ठीक हो जाएगा। वाज नॉट फिर हो जाएगा वाज नॉट एबल टू अटेंड, अब सही हो जाएगा ये। या कुड को ना हटाना चाहते हो, एबल टू को हटाना चाहते हो, तो एबल टू को हटा दो। ये तुम्हारे ऊपर यानी कि डिपेंड करेगा। या तो देखो कुड को हटाएंगे तो वाज लगा दो वहां पे, क्योंकि पास्ट में है टेंस, तो कैन का पास्ट कुड, वाज लगा दो, वाज भी एबिलिटी को शो करेगा। या फिर देखो वाज ना, हाँ कुड ना हटाना चाहते हो, तो 100% बी एबल टू इतना हटाना पड़ेगा, क्योंकि कैन का ही मतलब या कुड का ही मतलब होता है बी एबल टू। अब सेंटेंस सही है, या तो कुड को रख लो यहाँ पे, या बी एबल टू इसको हटा दो, इसे रख लो, या इसको हटा दो, यहाँ पे वाज लगा दो इसकी जगह, फिर इसे हटा दो। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें कहाँ पे एरर है। आई रिमेम्बर, मैंने याद किया, माई चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन के दिनों को। वहन माने जब। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था। टू दी फार्म, खेत पर। विद माई फादर, अपने पापा के साथ। एंड हेल्प हिम, और उनकी सहायता करता था। इन हिज वर्क, उनके कार्य में। अब सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो, आई माने मैं, रिमेंबर है नहीं, वर्ब का कर रहे हैं ना, तो हम वर्ब में ही करेक्शन करके चलेंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज चल रहा है। तो वर्ब वर्ब में देखेंगे कहाँ पे एरर है, उसके बाद मिसलेनियस तो बाद में आएगा, पहले वर्ब में देखेंगे। देखो,
आई अपने आप में देखो, आई जो है ना ये वाला वर्ड, आई देखो इंग्लिश में आई के साथ या तो आएगा एम, या आई के साथ आएगा वाज, या आई किसके साथ आएगा शैल बी। देखो यहाँ पे तो आई माने जाता है अपने आप में सिंगुलर, और जो ये 3 पॉइंट है ना यहाँ पे, आई के साथ एम, आई के साथ वाज, आई के साथ शैल बी, इन 3 पॉइंट को छोड़कर आई अपने आप में क्या माना जाता है, प्लुरल। तो अब देखो यहाँ पे ना तो वाज लगा हुआ है, ना एम, ना शैल बी, तो इसका मतलब आई प्लुरल है, तो वर्ब भी देखो प्लुरल ही लगी है वहां पे, क्योंकि किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म अपने आप में प्लुरल फॉर्म में होते हैं। यो पिछले ही सेट उसमें सेट में करवाया था, जैसे कि रिमेंबर देखो, रिमेंबर देखो अपने आप में बेस फॉर्म में है ये वाली वर्ब, और कोई भी वर्ब जो अपनी बेस फॉर्म में होगी ना वो हमेशा प्लुरल फॉर्म में रहेगी। अब बेस फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाम दे रखा है हमने, तो जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म होगी वो अपने आप में प्लुरल होती है, प्लुरल। और देखो इसके द्वारा ही तो हम अपने आप डेराइव करते हैं 4 फॉर्म, और इसके द्वारा बनाते हैं 4 वर्ब और अपने द्वारा हम। जैसे कि देखो रिमेंबर में क्या लगा देंगे, ईडी लगा दिया, रिमेंबर्ड बन गया, तो ये हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर ईडी लगा दिया, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईएनजी लगा दिया, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखो जो बेस फॉर्म है वो तो प्लुरल फॉर्म होगी। अब ये जो वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म है, अगर रिमेंबर में एस या ई एस लगा दिया ये, तो ये बन जाएगी वर्ब की 5th फॉर्म, और यही वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होगी, सिंगुलर फॉर्म। अब देखो जो ये वाला रिमेंबर, ये सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल रहेगी, और वर्ब प्लुरल अपने आप में है क्योंकि देखो वर्ब रिमेंबर की बेस फॉर्म ही तो है ये। रिमेंबर में ना तो एस लगा हुआ है, ना आईएनजी, ना ईडी, इसका मतलब ये बेस फॉर्म है। तो सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, क्योंकि वर्ब अपनी बेस फॉर्म में है तो प्लुरल ही होगी। देखो आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया माई चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन के दिनों को। वैन माने जब, फिर कंजक्शन लगा हुआ है। देखो प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लोज किसी भी टेंस में जा सकती है। अब देखो आई वैन माने जब, आई यूज्ड टू गो। अब तुम्हें पता होगा यूज्ड टू अपने आप में क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो यूज्ड टू क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आती है। अब देखो वैन माने जब, आई यूज टू गो। अब यहाँ पे भी ठीक है, मैन वर्ब की देखो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद बेस फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि बेस फॉर्म पिछली वाली क्लास में पढ़ाया गया, बेस फॉर्म यही तो होगी गो, यानी कि बेस फॉर्म ना तो उसमें ई, ना तो आईएनजी लगा रहेगा, ना ईडी, ना एस, जिसमें ना आईएनजी, ना ईडी, ना एस होगा वही तो बेस फॉर्म होगी, जैसे वे वाली। अब ठीक है यहाँ पे देखो वैन माने जब, आई यूज टू गो, यानी कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद बेस फॉर्म, यहाँ तक ठीक है। आई यूज टू गो टू दी फार्म, यानी कि मैं जाया करता था खेत में विद माई फादर। अब देखो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है ना, एंड कंजक्शन से जुड़ गई, हेल्प है ना, ये हेल्प, यहाँ पर भी ठीक है। देखो उस यूज टू मॉडल एक्सिलरी वर्ब के लिए कंजक्शन से जोड़कर 2 मैन वर्ब का प्रयोग किया गया है, एक तो गो का और एक हेल्प का। तो देखो यूज टू के लिए ही, आई यूज टू मैं जाया करता था, आई यूज टू गो मैं जाया करता था, टू द फार्म खेत में, विद माई फादर अपने पापा के साथ, एंड आई यूज टू, यानी कि इस यूज टू मॉडल एक्सिलरी वर्ब के लिए ही गो लगी हुई है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के लिए ही मैं जाया करता था और सहायता किया करता था। हिम माने उसकी, यानी कि अपने पिताजी की, इन हिज वर्क। अब जब कभी भी देखो एक ही मॉडल वर्ब के लिए 2 मैन वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो वे दोनों की दोनों बेस फॉर्म में होगी। और यहाँ पे देखो गो भी बेस फॉर्म में है, और इसके बाद एंड से जोड़ के जो वाली वर्ब लगा रखी मैन वाली, ये भी बेस फॉर्म में है, तो सेंटेंस नो एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो फिर दी फैक्ट, तथ्य, दैट की ही कैन नॉट बी एबल टू, वह योग्य नहीं है, सिंग माने गाने के योग्य नहीं है, इज नोन जाना जाता है, ओनली केवल, टू वेरी फ्यू पीपल, यानी कि बहुत कम लोगों के द्वारा जाना जाता है कि वो गाने योग्य नहीं है। अब फिर देखेंगे यहाँ पे दी फैक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है, दी फैक्ट, दैट ही कंजक्शन से जोड़ दिया, दैट की ही, अब ही यहाँ पे सब्जेक्ट दूसरा बना दिया। अब ही कैन नॉट और बी एबल टू, अभी पिछले सेंटेंस में बताया, इससे पिछले वाले में
देखो कैन का ही मतलब होता है क्या, बराबर बी एबल टू, यानी कि कैन भी एबिलिटी को शो करता है और बी एबल टू का मतलब भी एबिलिटी को ही शो करता है दोनों। जब देखो कैन भी एबिलिटी को शो करता है और बी एबल टू भी एबिलिटी को ही शो करता है, तो फिर सुपर फ्लाउज हो गया सेंटेंस। यहाँ देखो या तो यहाँ पे लगाओ, अब सेंटेंस देखो प्रेजेंट में है, या तो कैन को हटा के यहाँ पे इज लगा दो, अब सेंटेंस सही हो जाएगा। द फैक्ट दैट कि ही इज नॉट, वह नहीं है, एबल टू सिंग, गाने के योग्य नहीं है, इज नोन। अब देखो ये वाला सेंटेंस में ये कंजक्शन लगा हुआ है ना, इसके बाद जो ये वाला सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट वन ये है, अब सब्जेक्ट टू के लिए वर्ब ये लगी हुई है और सब्जेक्ट वन है, इसके लिए वर्ब यहाँ पे लगी हुई है। ये कंजक्शन के बाद ये पूरी की पूरी क्लोज है ना, इस सब्जेक्ट के बाद लगी हुई है। अब देखो यहाँ पे, या तो यहाँ पे कैन लगा दो, क्योंकि कैन का मतलब भी वो इज लगा दो, फिर नो बी एबल टू अपने आप में सही हो जाएगा, या फिर यहाँ पे कैन को रखो और बी एबल टू को यहाँ से हटा दो, क्योंकि कैन का मतलब भी क्या होता है, बी एबल टू, और बी एबल टू का मतलब बी एबिलिटी को शो करेगा। तो यहाँ पे सुपर फ्लाउज हो रहा, या तो देखो यहाँ पे कैन हटा कर इज लगा दो, या फिर कैन को रखोगे तो बी एबल टू हटाना पड़ेगा। अब सेंटेंस सही है। इससे अगले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। अब देखो फिर इसमें आई आस्क्ड, मैंने पूछा, दी आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट से मैंने पूछा। अब सब्जेक्ट आई है और सेंटेंस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो देखो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, उस पर सेंटेंस के नंबर या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब सेंटेंस का नंबर सिंगुलर हो या प्लुरल हो, ये पहले ही बता रखा। नंबर कितने होते हैं इंग्लिश में, दो, एक तो सिंगुलर, एक प्लुरल, सेकंड वाला प्लुरल। इंग्लिश में नंबर होते हैं दो, एक सिंगुलर एक प्लुरल। नंबर होते हैं इंग्लिश में दो, एक सिंगुलर, सेकंड वाला प्लुरल। अब देखो सिंगुलर सिंगल यानी कि एक से बनेगा, और मोर देन वन ये सारे के सारे प्लुरल, टू या टू प्लस कितने भी हो। अब देखो आई जब सब्जेक्ट के रूप में होगा ना, तो वहां पे मैन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होगी ना, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो या पर्सन भी कोई सा हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखो ये प्रिंसिपल क्लोज तो पास्ट टेंस में है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, दी आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट से पूछा, व्हाट, ये पूछा व्हाट कलर, कौन सा कलर, ही मने है वुड। अब देखो यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ये विल का पास्ट वुड, और हमें पता मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आएगी हमेशा। ये पिछले वाले सेंटेंस में अच्छी तरीके से मेंशन किया गया। वहां पे देखो मैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद बेस फॉर्म आती है, जबकि यहाँ पे तो मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे सेंटेंस में एरर है। देखो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, यानी कि विल का पास्ट वुड, ये मॉडल। अब मॉडल के बाद क्या आएगी, बेस फॉर्म, यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आईएनजी हटा दो, यानी कि मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं, यहाँ पे मैन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, प्रिंट। अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो फिर पढ़ो, नो सुनर डिड, जैसे ही या जो ही, दी शिप माने जहाज ने, टच माने टच किया, दी शोर माने तट को, देन माने तब, ए फ्रेंड ऑफ माइन यानी कि मेरे मित्र में से एक मित्र ने, लीप्ड माने उछल गया, इनटू दी वाटर यानी कि पानी में कूद गया या उछल गया। बात एक ही है। अब बताओ सेंटेंस में कहाँ पे गलती है। देखो नो सुनर डिड, अब हमें पता है वर्ब टू डू की फॉर्म है डिड, और वर्ब टू डू की फॉर्म के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म आती है वर्ब टू डू। वर्ब टू डू की तीन फॉर्म है, डू, डिड और डज। देखो कहीं पे भी वर्ब टू डू की फॉर्म लगेगी या तो उसके बाद में आएगी मैन वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म होगी। ना तो उसमें लगेगा आईएनजी, ना एससीआईएस, ना ईडी।
हाँ, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तब आएगी, देखो वर्ब टू डू के बाद या तो आएगी मैन वर्ब की बेस फॉर्म या फिर आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब भी वर्ब टू डू के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वहां पे बन जाएगा वो पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे तो पैसिव वॉइस है नहीं, तो इसका मतलब मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म, क्योंकि एक्टिव वॉइस है यहाँ पे। देखो नो सुनर डिड, जैसे ही या जो ही, दिस शिप माने शिप ने टचड। अब हमें पता है ये वाली जो मैन वर्ब है नहीं, ये वर्ब टू डू की बेस फॉर्म। अब जब कभी भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब लगी रहेगी तो पहले वाली जितनी भी वर्ब होगी ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब देखो ये डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है, और जब वर्ब टू डू की ये वाली फॉर्म डू डिड डज हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी तो उनके बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। और बेस फॉर्म क्या होती है, उसकी नेचुरल फॉर्म, ना तो उसमें ईडी लगेगा, ना आईएनजी लगेगा, ना एस या ना ईएस, कुछ भी नहीं जुड़ेगा। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है मैन वर्ब की टू डू, तो उसके बाद आएगी मैन वर्ब की बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म इसकी बना लो यहाँ पे ऐसे, क्योंकि हमें पता है बेस फॉर्म में ना तो देखो ईडी जुड़ेगा, ना आईएनजी, ना एस, वो अपने नेचुरल फॉर्म में रहेगी। यानी कि अब यहाँ पे होगा दी शिप टच। अब सही है सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे वर्ब टू डू के बाद हमेशा मैन वर्ब की बेस फॉर्म आती है। हाँ, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तब आएगी जब वहां पे पैसिव वॉइस बनेगा, पर यहाँ पे तो पैसिव वॉइस है नहीं, पढ़ने से पता लग रहा। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। दी वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लिन्स माने नीचे गिरी, एज दी रेट माने मूल्य ऑफ इन्फ्लेशन राइजिज। तो बताओ पढ़ने के बाद कहाँ पे एरर है इसमें। देखो फिर दी वैल्यू ऑफ द डॉलर, यानी कि डॉलर का जो मूल्य था, वैल्यू थी, दी वैल्यू, वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, सब्जेक्ट यही है। दी वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लिन्स, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, देखो वैल्यू अपने आप में यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। दी वैल्यू ऑफ द डॉलर, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो देखो वर्ब में कभी भी, जैसे यहाँ पे देखो डिक्लिन है ना, DECLINE, अब ये डिक्लिन अपने आप में बेस फॉर्म में है यहाँ पे, ये वाली वर्ब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, और ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म में है ये। अब कभी भी देखो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म बनाना हो तो उस वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होगी उसकी फिफ्थ फॉर्म, जैसे कि अभी पिछले वाले सेंटेंस में करा है, यानी कि मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसे हमने फिफ्थ फॉर्म नाम दे रखा, तो वही उसकी क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म। और जब वर्ब की सिंगुलर फॉर्म फिफ्थ फॉर्म होगी तो वहां पर उसमें जुड़ जाएगा एस या ईएस। जैसे कि देखो डिक्लिन है तो डिक्लिन का क्या बन जाएगा, डिक्लिन्स। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगी हुई है, यहां तक तो ठीक है सेंटेंस। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लिन्स माने घटी, एज माने जैसे कि ये कंजक्शन लगा हुआ है, देखो फैन बॉयज वाला, यानी कि सबॉर्डिनेट कंजक्शन। जब सब प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लोज कोई से भी टेंस में जा सकती है। देखो द रेट माने मूल्य, ऑफ इन्फ्लेशन राइजिज, अब ये राइजिज नहीं होने का, देखो यहाँ पर राइज माने हो उठाना, RAISE, और जबकि देखो द वैल्यू ऑफ द डॉलर, डॉलर की वैल्यू घटी तो अपने आप ही हाई प्राइस हो जाएंगे, यानी कि कोई मूल्य को उठाता नहीं, इन्फ्लेशन रेट अपने आप ही राइज हो जाती है, ना कि कोई उठाता। तो यहाँ पे आएगी राइजिज, राइज माने हो उठाना, और ये होती है देखो राइज माने उठाना होती है ट्रांजिटिव वर्ब। और जबकि वहां पे सेंसारा क्या, द रेट माने मूल्य ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई दर अपने आप ही तो बढ़ेगी, यदि डॉलर की वैल्यू क्या होगी, डिक्लिन होगी, तो महंगाई रेट अपने आप बढ़ेगी, न कि कोई बढ़ाएगा। तो इसलिए देखो यहाँ पे ये उठाना नहीं, अपने आप उठी, यानी कि वैल्यू ऑफ दी क्या, इन्फ्लेशन की वैल्यू, यानी कि महंगाई की दर अपने आप क्या हुई, बढ़ी, न कि बढ़ाई गई, क्योंकि डॉलर की वैल्यू तो घटाई गई किसी के द्वारा, पर महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी ना वहां पे, न कि वो महंगाई उठाई गई, वो अपने आप उठी, यानी कि राइज। राइज माने उठी, यानी कि महंगाई अपने आप बढ़ गई या उठ गई, मतलब बढ़ गई। न कि बढ़ाना, जबकि राइज माने होता है उठाना या बढ़ाना। अब देखो यहाँ पे जो द वैल्यू ऑफ द डॉलर, यानी कि डॉलर की वैल्यू को तो डिक्लिन किया गया, पर महंगाई जो है वो अपने आप बढ़ेगी, न कि किसी दूसरे के द्वारा बढ़ाई जाएगी, यानी कि यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होगी, यानी कि ये वाली सेकंड वाली राइज माने उठना वाली, यानी कि महंगाई अपने आप उठेगी या बढ़ेगी। तो यहाँ पे लगाओ राइज, राइजिज। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है।
देखो फिर देखो नेक्स्ट सेंटेंस में, यू कैन लर्न स्विमिंग, तुम तैरना सीख सकते हो। अब यू सिंगुलर, वो यू तो प्लुरल है अपने आप में। वैसे देखो यू सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है। भाई एक व्यक्ति हो हम बोल सकते हैं यू आर गुड, मतलब तुम अच्छे हो, या बहुत सारे हो उन्हें बोल सकते हैं यू आर गुड। एक व्यक्ति हो या बहुत सारे हो, एक के लिए भी हम बोल सकते हैं ना रेस्पेक्ट में, आप अच्छे हो, यानी कि यू आर गुड। और ज्यादा हो नहीं बोल सकते हैं आप अच्छे हो। तो यू अपने आप में क्या हो, सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है यू। सिंगुलर और प्लुरल। पर देखो याद रखियो, यू अपने आप में सिंगुलर प्लुरल तो होता है, पर वर्ब लेगा हमेशा अपने साथ प्लुरल। तो देखो यू या सिंगुलर हो या प्लुरल हो, पर वर्ब अपने साथ प्लुरल लेता है। पर देखो यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब पे सिंगुलर या प्लुरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या तो वहां सिंगुलर नंबर हो या प्लुरल हो, पर्सन भी कोई सा हो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखो यू कैन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो देखो यू कैन लर्न। अब देखो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद आता है हमेशा बेस फॉर्म। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म। अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या आएगी, बाद आएगी बेस फॉर्म, जबकि यहाँ पे क्या लगी हुई है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे एरर है सेंटेंस में। मॉडल के बाद लगाओ बेस फॉर्म, यानी कि ना किसी सेकंड फॉर्म, उसकी बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लर्न। क्योंकि हमें पता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद लगेगी मैन वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि नेचुरल फॉर्म, न कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये मॉडल है ना अपने आप में यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है, इसमें तो यहीं पे है एरर। देखो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को हैव बीन था डेस्ट्रॉयड। अब ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं ने किसी दूसरे के द्वारा ही क्या डेस्ट्रॉय किया गया होगा इन डॉक्यूमेंट को। तो देखो जब सब्जेक्ट इस वाले डेस्ट्रॉय, यानी कि जो एक्शन जो है ना वहाँ पर किसी भी सेंटेंस में एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट ना हो के कोई दूसरा हो, तो वहां पर क्या होगा, पैसिव वॉइस। यदि देखो इस एक्शन को करने वाला यहाँ पर सब्जेक्ट ना होकर कोई दूसरा है, भाई डॉक्यूमेंट को जो है डॉक्यूमेंट ने तो डिस्ट्रॉय नहीं किया, किसी दूसरे ने ही डिस्ट्रॉय किया होगा। जब कभी भी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा हो उसे करने वाला सब्जेक्ट ना होकर कोई दूसरा हो, तो वहीं पे तो पैसिव वॉइस बनेगी। तो यहाँ पे ठीक है। देखो अब डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे के द्वारा ही तो डिस्ट्रॉय किया गया, ना कि डॉक्यूमेंट ने अपने आप डिस्ट्रॉय कर लिया अपने आप को। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस लग रही है, यहाँ तक तो सेंटेंस सही है। देखो दे ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को। अब देखो पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव की तीन फॉर्म होगी, हैज, हैव, हैड। और वर्ब टू हैव के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो जब भी मैन वर्ब की, हाँ वर्ब टू हैव के बाद क्या लग जाएगा, वर्ब टू हैव, हैज, हैव, हैड के बाद प्लस क्या लगेगा, बीन। और फिर उसके बाद मैन वर्ब की यदि थर्ड फॉर्म आ रही हो तो वहीं पे पैसिव वॉइस बनेगी। और यहाँ पे देखो मैन वर्ब की वर्ब टू हैव के बाद, हम वर्ब टू हैव के बाद बीन लगा हुआ है और उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस तो ठीक है। देखो ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, इन सभी डॉक्यूमेंट्सों को हैव बीन डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय कर दिया गया था इन दी फायर माने आग में। विच ओकर्ड, जो घटित हुई लास्ट मंथ, यानी कि जो लास्ट मंथ वो आग लगी या घटित हुई जो घटना वो लास्ट मंथ उसमें डेस्ट्रॉय हो गए थे सारे के सारे डॉक्यूमेंट। अब ये सेंटेंस सही है। देखो यहाँ पे देखो ये वाला सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जैसे कि देखो हमने पहले भी पढ़ा है, दे हैव टोट मी दे हैव बीन दे हैव बीन टीचिंग मी। अब दे हैव बीन टीचिंग मी सिंस 2000, या ऐसे लिख लो यहाँ पे दे हैव
टोट मी सिंस 2000। देखो ये वाले सेंटेंस है ना, यहाँ पे ये कंजक्शन लगा हुआ है यहाँ पे सिंस। अब सिंस के बाद देखो पास्ट का टाइम है, ये वाला 2000 की बात हो रही है यहाँ पे। जब भी देखो सिंस का प्रयोग देखो यहाँ पे सिंस लग रहा है ना, और सिंस के बाद क्या लगा हुआ है, पास्ट का टाइम। अब देखो सिंस के बाद जब पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करना हो, जैसे कि सिंस 2000 की बात हो रही है यहाँ पे देखो। अब दोनों सेंटेंसों का मीनिंग सेम है यहाँ पे देखो, दे हैव बीन टीचिंग, वे पढ़ा रहे हैं मुझे सिंस 2000, यानी कि वे मुझे 2000 सन 2000 से पढ़ा रहे हैं। यानी कि देखो टाइम पास्ट का है यहाँ पे। अब जब भी कभी पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट करना हो तो देखो सिंस के बाद जो टाइम आएगा वो पास्ट का आएगा, और सिंस के पहले वाला जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। दोनों का सेम मीनिंग होता है वहां पे। अब इसका देखो इतना ही मीनिंग है यहाँ पे, दे हैव बीन टीचिंग मी सिंस 2000, यानी कि वो मुझे 2000 से सन 2000 से पढ़ा रहा है। अब तक पढ़ा दिया और आगे भी पढ़ाएगा, पढ़ा रहा है यानी कि। और यहाँ पे बस इतना ही अंतर है, दे हैव टोट मी सिंस 2000, यानी कि उसने 2000 सन 2000 से लेकर अब तक मुझे पढ़ाया। तो जब भी सिंस के बाद पास्ट का टाइम रहेगा ना, पास्ट का टाइम, तो उससे पहले वाला सेंटेंस या तो पास्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो तब भी ठीक माना जाएगा वहां पे, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही होता है वहां पे। अब देखो सेम आ रहा है यहाँ पे अभी ऐसा ही। ये देखो विच, यहाँ पे देखो पास्ट की, एक पास्ट में जो घटना हुई और पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर रही है, तो देखो ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस में बनी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट में। और उससे पहले वाले पास्ट की घटना को प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये बना हुआ है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये सेंटेंस यहाँ पे सही है। देखो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को हैव बीन डेस्ट्रॉयड, किसी दूसरे के द्वारा डेस्ट्रॉय कर दिया गया होगा, इसीलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस बननी इन दी फायर में। जो लास्ट क्या हुआ, लास्ट मंथ घटी, यानी कि देखो टाइम ये लास्ट मंथ का है यहाँ पे, और हमें पता पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट करना हो, तो अगर देखो कंजक्शन के बाद पास्ट वाला टेंस दिया गया है, जैसे कि वहां सिंस के बाद देखो पास्ट का टाइम दिया गया है, तो यहाँ पे भी सिंस के बाद विच के बाद पास्ट का टाइम दिया गया है, और उसके पास्ट को हम प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं। तो देखो ये पास्ट का टाइम दिया गया है और वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सही होगा सेंटेंस। अब वो पैसिव वॉइस है इसलिए वहां पे बीन लग रहा, बीन, और बीन के बाद वहां पे तो क्या आ रहा, आईएनजी, क्योंकि वो एक्टिव वॉइस में है। यहाँ पे बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा, तो इसलिए पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस वहीं पे बनेगी जिसके, यानी कि सब्जेक्ट काम को करने वाला ना होकर इस एक्शन को कोई दूसरा करे, यानी कि डेस्ट्रॉय तो डॉक्यूमेंट ने नहीं किया होगा, किसी दूसरे ने किया होगा ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। अब ये भी देखो बहुत इजी है। अब फिर देखो वर्ब टू हैव की फॉर्म आ रही, हैज, हैव, हैड। अब हैव नॉट यू, और उसके बाद आ रहा नोटिस, तो हमें पता वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव के बाद हमेशा क्या आएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जबकि यहाँ पे मैन वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है। जबकि देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जब भी वर्ब टू हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, तो उसके बाद आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो अब यहाँ पे वर्ब टू हैव की हेल्पिंग वर्ब लग रही है, क्योंकि हमें पता सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब लगी हुई हो तो सबसे बाद वाली वर्ब होगी मैन वर्ब, उससे पहले जितनी भी वर्ब लगी हुई है सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब होगी हुई। तो देखो यहाँ पे एक वर्ब ये लगी, एक नोटिस, तो इसका मतलब मैन वर्ब तो ये है, और इससे पहले क्या वर्ब लग रही, हेल्पिंग वर्ब हैव। और हैज, हैव जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगी तो उसके बाद क्या आएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे इसमें डी लगा दो, नोटिस का मतलब नोटिस्ड बना दो, अब ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई, अब सेंटेंस सही है। दैट फॉर लास्ट मंथ ही हैज नॉट बीन। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्योंकि हम वर्ब पर डे तो वर्ब में देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है ये, क्योंकि इसके बाद फिर एक और वर्ब लगी हुई है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे तो सही है ये। तो देखो सेंटेंस में यहाँ पे एरर था, तो यहाँ पे नोटिस का नोटिस बना दो, अब सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है।
अब देखो यहाँ पे इट माने है सीम्ड प्रतीत होता है टू हिम उसे, दैट की द मैनेजर ऑफ द बैंक, बैंक का जो मैनेजर है वो लुकिंग एट हिम उस पर देख रहा है इन ए रेदर सस्पिशियस मैनर, यानी कि संदेह की दृष्टि से देख रहा है। तो अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में है ये। फिर इट्स तो अपने आप में देखो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और उसके बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। देखो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो पास्ट में है टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है नहीं। अब जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रिंसिपल क्लोज मैन है नहीं पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में जाएगी, कंजक्शन दैट से जुड़ी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। तो देखो यहाँ पे इट सिंगुलर विलरल कुछ भी हो, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो। उसके बाद देखो जब प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट टेंस में जाएगी। तो देखो इट सीम्ड या प्रतीत होता है टू हिम उसे, दैट की द मैनेजर ऑफ द बैंक। अब जो मैनेजर है बैंक का मैनेजर वो लुक एट हिम नहीं लुक्ड एट हिम, क्योंकि देखो प्रिंसिपल क्लोज यदि पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट टेंस में जाएगी। लुकिंग का देखो यहाँ पे लुक्ड बना लो, क्या बना लो, लुक्ड, LOOKED, यानी कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाएगी यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी पास्ट है तो सेकंड सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट टेंस में बनेगी, ये इसके बाद वाली। लुकिंग नहीं आने का, देखो लुकिंग नहीं आने का, लुकिंग तब आता है जब कभी भी देखो इज एम आर वाजवर होना है, इज एम आर और वाजवर, इज एम आर वाजवर के बाद आता है मैन वर्ब की ING फॉर्म। और जब इज एम आर वाजवर के बाद मैन वर्ब की ING फॉर्म आती है वहां पे होता है वो एक्टिव वॉइस, ओनली यहाँ पे आता है इंग्लिश में ING वाली फॉर्म। जबकि यहाँ पे तो इसके पहले नाइज है, नायम है, नार है, नवाज है, नवर है। या इज एम आर के बाद फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी तो पर वहां पे बन जाएगा वो पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर तो देखो ना तो इज है महार है, न आर है, ना वाज वर कुछ भी नहीं है, तो यानी कि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में बनेगी, यानी कि लुकिंग नहीं आने का, यहाँ पे आएगा लुक्ड। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो ए ग्रुप ऑफ यंगस्टर, जो यंगस्टरों का एक ग्रुप था उन्होंने हैज माने था लेंट दे दिया फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी कि वित्तीय सहायता दी टू दी फ्लड अफेक्टेड पीपल, जो फ्लड से प्रभावित लोग थे उनको क्या असिस्टेंट प्रोवाइड कराई उन्होंने, ऑफ दी विलेजर्स, जो गांव के फ्लड इफेक्टेड व्यक्ति थे उनको। अब सेंटेंस में देखो कहाँ पे एरर है, ए ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, जो यंगस्टर्स का एक ग्रुप था, सब्जेक्ट तो देखो ये होगा, ए ग्रुप के बारे में बातें हो रही, तो ए ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स। अब देखो फिर वर्ब टू हैव की है, वर्ब टू हैव की फॉर्म लगी हुई है और उसके बाद दूसरी वर्ब, तो ये जब कभी भी वर्ब टू हैव के बाद दूसरी वर्ब आएगी तो ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी, और कभी भी वर्ब टू हैव जब हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है तो उसके बाद आती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब टू हैव के बाद हैज, हैव, हैड, इनके बाद कभी भी देखो मैन वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। अब वहां पे तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है लैंड, मैन वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है वहां पे लैंड, सेकंड फॉर्म आएगी लैंड और थर्ड फॉर्म भी लैंड, यानी कि वहां पे थर्ड फॉर्म लगा दो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लैंड, LENT। अब सही है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता जब कभी भी वर्ब टू हैव, हैज, हैव, हैड ये वाली वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाएगी तो इनके बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जबकि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो ये वाली है लैंड, 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 तो अब वहाँ पे एरर यहाँ पे है सेंटेंस में लैंड का लैंड बना लो तो सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें कहाँ पे एरर है। देखो दिस बुक में नोट भी, इस किताब को में नोट भी नहीं किया जा सकता, प्रोड्यूस माने उत्पन्न किया जा सकता है, बनाया जा सकता है,
इन होल संपूर्ण रूप से, और इन पार्ट या पार्टली रूप से, इन एनी फॉर्म या किसी भी रूप में, बिना विदाउट माने के बिना, दी रिटिन परमिशन बिना लिखे परमिशन के, ऑफ दी पब्लिशर जो प्रकाशक है उसकी बिना परमिशन के, इस बुक को ना तो होल में ना पार्ट में ना होल कैसे भी नहीं बनाया जा सकता, यानी कि पहले परमिशन लेनी पड़ेगी पब्लिशर की। इस बात को कह रहा है सेंटेंस में। अब देखो दिस बुक, इस किताब को, है नी, मे नॉट बी। अब हमें पता, देखो मॉडल की जो परफेक्ट फॉर्म है ना, मॉडल की 4 फॉर्म थी, मैंने पिछले वाले सेट में करवा दी, एक बार फिर देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो अगर यहाँ पे हम मॉडल लगा रहे ना, में मॉडल ही तो है, और इसके बाद यदि बी आ रहा, और तो उसके बाद हमेशा देखो मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। यदि हाँ, एक वो पिछले वाले सेंटेंस में बता रखा है, यदि हाँ यहाँ पे मे लगा हुआ है और फिर देखो यहाँ पे बी है और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, तो ये वाली बनेगी यहाँ पे पैसिव वॉइस। ये पैसिव स्ट्रक्चर बन जाएगा मॉडल का। अगर मॉडल के बाद बी आ रही है फिर आईएनजी फॉर्म, ये वाला एक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। तो देखो दिस बुक को मे नॉट बी प्रोड्यूस, अब ये वाली बुक है इसे कोई दूसरा ही प्रोड्यूस करेगा। देखो ये बाद वाली वर्ब है ना, सेंटेंस में कितनी भी वर्ब लगी हुई हो, पहले वाली सारी की सारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी और बाद वाली वर्ब होगी सबसे मेन वर्ब। तो देखो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी, ये वाली भी हेल्पिंग वर्ब है सारी, ये होगी मेन वर्ब। और देखो हमें क्या लिखा है स्ट्रक्चर, देखो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद बी लगा हुआ है, या तो वहां पे वर्ब होगी आईएनजी फॉर्म में, और जब आईएनजी फॉर्म में होगी तो वहां पे एक्टिव वॉइस होगी। जब देखो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बी बाद बी लगा हुआ है, जैसे कि इसमें मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद बी है और बी के बाद या तो देखो आईएनजी फॉर्म में होगी वर्ब, या कहीं में होगी वहां पे थर्ड फॉर्म में होगी। तो ना तो यहाँ पे देखो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद बी लगने के बावजूद ये वाली वर्ब ना तो आईएनजी फॉर्म में है ना थर्ड फॉर्म में, तो इसका मतलब यहाँ पे एरर है, या तो इसे आईएनजी फॉर्म में बनाओ या इसे फिर थर्ड फॉर्म में ले जाओ। वो देखो थर्ड फॉर्म में तब ले जाएंगे जब अगर सेंटेंस यहाँ पे पैसिव हुआ, तो जैसे कुछ में बताएगा। अब देखो दिस बुक, इस बुक को मे नॉट बी प्रोड्यूस, अब इस बुक को कोई दूसरा ही तो प्रोड्यूस करेगा, यानी कि प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, यानी कि प्रोड्यूस करने का कार्य इस बुक को कोई और ही करेगा। यानी कि जब सेंटेंस में इस एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट ना होगा, कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु हो, तो तभी तो पैसिव वॉइस बनेगी। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस बनना, क्योंकि प्रोड्यूस करने का काम बुक को कोई और करेगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी कि पैसिव वॉइस बनना सेंटेंस में। और देखो मॉडल की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाला, अगर मॉडल के बाद भी लगी हुई है तो आईएनजी फॉर्म आएगी तो एक्टिव वॉइस, अगर थर्ड फॉर्म आई तो पैसिव वॉइस। तो यानी कि स्ट्रक्चर ये बनेगा मॉडल में, इसके बाद बी, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो सच माने इस प्रकार के प्रोग्राम्स माने प्रोग्रामों को विल लीड किया जाएगा टू एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड विल क्रिएट, और उत्पन्न किया जाएगा ए बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ बिटवीन द टू कंट्रीज। तो सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। अब देखो सच प्रोग्राम्स, इस प्रकार के प्रोग्रामों को, सब्जेक्ट तो यही है सेंटेंस में, उसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब लगी हुई है विल, और विल के बाद बेस फॉर्म लगी हुई है लीड, तो ये तो ठीक है। देखो मैन वर्ब की बेस फॉर्म ही तो है वहां LEAD। अब देखो ये बेस फॉर्म इसलिए है मैन वर्ब की, क्योंकि ना तो इसमें देखो क्या है, बेस फॉर्म इसलिए है ये, ना तो इसमें लग रहा ING, ना ED, ना S, ना ES। जब कभी भी मैन उसमें मैन वर्ब में ING, ED या SES नहीं लगा रहेगा तो तभी तो वो बेस फॉर्म होगी। ये तो S या ES या ED या ING लगा के हम अपने द्वारा बनाया है वर्ब दूसरे वाली। तो देखो मैन वर्ब की बेस फॉर्म है, और देखो मैन वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही है, तो देखो विल के बाद बेस फॉर्म लगी हुई है, यहां तक तो सेंटेंस ठीक है। अब देखो इस प्रकार के प्रोग्रामों को विल लीड किया जाएगा टू एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया के द्वारा लीड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो कंजक्शन से जोड़कर फिर दोबारा विल लगा रखा, देखो अब सब्जेक्ट देखो एक ही है, सच प्रोग्राम्स के लिए ही देखो यहाँ पे ये वाली वर्ब लगी हुई है। इस प्रकार के प्रोग्रामों को विल लीड टू, है नहीं, इस प्रकार के प्रोग्राम विल लीड टू लीड किया जाएगा। अब इस वाली सब्जेक्ट के लिए ही देखो यहाँ पे कंजक्शन से जोड़कर दोबारा विल लिख दिया। जब कभी भी कंजक्शन से जोड़कर, देखो ये वाली मॉडल एक्सिलरी वर्ब है ना, इस मॉडल एक्सिलरी वर्ब के लिए दो मैन वर्ब का प्रयोग किया गया है, जैसे कि लीड करना और
क्रिएट करना। तो कभी भी देखो मॉडल, जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए दो मैन वर्ब का प्रयोग किया गया हो और उन दोनों की दोनों मैन वर्ब को कंजक्शन से जोड़ दिया गया हो तो दोनों की दोनों मैन वर्ब बेस फॉर्म में आएगी। तो देखो मैन वर्ब इसे सब सच प्रोग्राम से, और ये वाला विल है ना, ये तो ठीक है यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद बेस फॉर्म। अब देखो ये कंजक्शन से जोड़कर फिर दोबारा यहाँ पे क्रिएट जो है ना, ये इस विल के लिए ही लगाई गई है ये वाली मैन वर्ब भी। यहाँ पे मैन वर्ब की दूसरी वाली वर्ब, ये कौन सी है मैन वर्ब की फर्स्ट मैन वर्ब, यानी कि इस विल के लिए ही ये लगी है और इस विल के लिए ही ये। तो देखो जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के, हाँ सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगा दी फिर उसकी बेस फॉर्म, तो दो दो अगर कंजक्शन से जोड़कर एक ही सब्जेक्ट के लिए दो मैन वर्ब का प्रयोग करना हो तो फर्स्ट वाली मैन वर्ब के पहले ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, अलग अलग नहीं लगाने के। जैसे यहाँ पे भाई विल, इसके लिए भी लगा दी विल लीड, और उस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दोबारा भी विल लीड लिख दिया, विल क्रिएट लिख दिया। तो देखो ऐसे सुपर फ्लाउज माना जाएगा, यानी कि बढ़िया नहीं लगता, इंग्लिश में भद्दा लगता है। तो देखो उस सब्जेक्ट के लिए एक मॉडल वर्ब लगा के उस मॉडल वर्ब के बाद जो भी मैन वर्ब लगेगी ना, उन्हें कंजक्शन से जोड़कर हम मैन वर्ब को जोड़ा जा सकता है। दोबारा देखो वहां पे ये मिसप्रिंट हो रहा, देखो यहाँ पे विल होगा वो, तो यहाँ पे विल होगा ना, यहाँ पे वो मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे विल होगा, तो विल के बाद ये वाला विल कटेगा, विल क्रिएट। अब सही है ये, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के लिए एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी और उसके बाद देखो वहाँ पे दो मैन वर्ब लगेगी, तो दोनों बेस फॉर्म में है, तो ठीक है ये। यहाँ पे थोड़ा विल होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा, यानी कि विल क्रिएट और विल लीड। तो अब देखो सेंटेंस सही है यहाँ पे, सच प्रोग्राम्स विल लीड टू एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड क्रिएट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दी टू कंट्रीज। यानी कि एक ही सब्जेक्ट के लिए दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा जब कंजक्शन से जोड़ा गया हो उन्हें, और उस एक ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए दो मैन वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे इसमें होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। द कमेटी हैज मेड सिग्निफिकेंट चार्ज इन द रूल्स विच विल हेल्प द बैंक्स। देखो दी कमेटी ने हैज मेड, अब देखो सब्जेक्ट तो कमेटी के बारे में बातें हो रही, तो जिसके बारे में बातें होगी वही सब्जेक्ट होगा। हमेशा जिसके बारे में बातें होती हो, व्हाट वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो देखो कमेटी के बारे में बातें हो रही, तो इसका मतलब है कमेटी ही सब्जेक्ट होगा, और कमेटी सिंगुलर है तो वर्ब टू हैज, इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही। तो देखो वर्ब टू हैव, अब वर्ब टू हैव में जो ये वाली है ना, वर्ब टू हैव में हैज वाली वर्ब, ये ही तो सिंगुलर के लिए यूज की जाती है। वर्ब टू हैव की हैज जो होती है ये सिंगुलर फॉर्म में होती है, सिंगुलर फॉर्म में। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है, कमेटी अपने आप में, कमेटी अपने आप में है नहीं सिंगुलर है, तो देखो वर्ब भी क्या लगा रखी है वहां पे, सिंगुलर। और उसके बाद देखो जब कभी भी हैज हैव हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्यों बोल रहे इसे, क्योंकि सेंटेंस में यदि दो या दो से अधिक वर्ब लगी हुई हो तो पहले वाली सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब होगी, अब बाद वाली सबसे मैन वर्ब होगी, तो इसलिए मैन वर्ब है। तो देखिए मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। जब भी वर्ब टू हैव की हैज या कोई सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी तो उसके बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखो दी कमेटी हैज मेड सिग्निफिकेंट चेंजेज, तो कमेटी ने महत्वपूर्ण चेंज किए इन द रूल्स नियमों में, विच विल हेल्प्ड। अब देखो फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगी हुई है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आती है बेस फॉर्म, न कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ईडी है ना, इसे हटाओ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हेल्प। अब सही है ये एग्जाम्पल। इससे अगले वाले एग्जाम्पल में बताओ कहाँ पे एरर है। अब देखो फिर दी डॉक्टर ने एडवाइस्ड माने सलाह दी, अब डॉक्टर सब्जेक्ट है यहाँ पे, और देखो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो यानी कि पास्ट टेंस में डाल दिया सेंटेंस, और सेंटेंस देखो पास्ट टेंस में है यहाँ पे। दी डॉक्टर ने एडवाइस्ड माने सलाह दी मिस्टर मुकुल,
और ये कंजक्शन लगा दिया, फिर सबॉर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ दिया। प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो सबॉर्डिनेट भी पास्ट में जाएगी। तो डॉक्टर ने एडवाइस मिस्टर मुकुल को सलाह दी दैट की बिकॉज ऑफ हिज सीवियर क्रैम्प, उसकी मतलब सीवियर क्रैम्प हो गया। सीवियर माने अधिक, क्रैम्प माने मतलब चोट आ गई। तो ही शुड, अब सब्जेक्ट है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ही शुड ले इन दी बेड, उसे लेट जाना चाहिए बेड पर, फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। अब देखो ये ले है ना अपने आप में, ये वाली ले है ट्रांजेटिव वर्ब, और ट्रांजेटिव वर्ब के बाद आता है हमेशा ऑब्जेक्ट, जबकि हमें पता देखो ले माने हो रखना, ले, लेड, लेड, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म ये, थर्ड फॉर्म ये वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, ले माने रखना। जबकि देखो डॉक्टर कह रहा है ही शुड लेनी, उसे लेट जाना चाहिए न कि रखना। जबकि देखो एल आई ई लाई माने होता है लेटना या पड़ा हुआ होना। अब देखो ये लाई है ना, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, और देखो ले है ट्रांजिटिव वर्ब, उसका अर्थ होता है रखना, और जबकि लाई का मतलब होता है पड़ा हुआ या लेटना। और जबकि सेंस आदि देखो ही शुड लाई, उसे लेट जाना चाहिए, इन दी बेड, बेड पर, फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पे लेटने की सेंसारी यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब लगेगी, यानी कि लाई माने लेटना वाली वर्ब लगेगी, न कि ले रखने वाली ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लगने की, यहाँ पे लगेगी लाई वाली, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, क्योंकि इसके बाद परिपोजिशन आ रही है, परिपोजिशन के बाद तो ये सारा परिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लगनी लाई इंट्रांजिटिव वर्ब, और वो भी उसकी बेस फॉर्म, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगी हुई है, उसके बाद बेस फॉर्म ही लगती है। तो देखो लाई ये है बेस फॉर्म, इसकी यही लगेगी। और ये इंट्रांजिटिव वर्ब भी है, क्योंकि देखो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा, ये प्रीपोजिशन लगा दी तुरंत, और ये प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो अब सेंटेंस सही है यहाँ पे, क्योंकि लाई का मतलब लेटने के अर्थ में लगाना है, और वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब सही है वहां पे। अगले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो फिर सिंस कंजक्शन से शुरू हो रहा सेंटेंस, जैसे कि या जैसे ही, सिंस द ट्रिप होम वाज माने थी एक्सपेंसिव, यानी कि घर की जो घर के लिए जो ट्रिप होम वाज माने थी एक्सपेंसिव, कीमती महंगी। तो आई माने मैंने, डिड नॉट माने नहीं, वेंट माने गया। जैसे कि द ट्रिप होम घर की यात्रा, वाज माने थी, एक्सपेंसिव माने कीमती। तो आई माने मैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लगा हुआ है, आई डिड नॉट वेंट। अब देखो वर्ब टू डू की फॉर्म है, फिर वर्ब टू डू की तीन फॉर्म है, ये डू, डिड, डज। और देखो वर्ब टू डू के बाद हमेशा मैन वर्ब की बेस फॉर्म आती है, या वर्ब टू डू के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वहां पे बनेगा पैसिव वॉइस। जबकि यहाँ पे तो मैन वर्ब की पैसिव वॉइस है नहीं, सेंस के हिसाब से देख लो। आई माने मैं, डिड नॉट वेंट, तो मेरे बारे में ही बातें हो रही, मैं नहीं जा सका। तो यानी कि सब्जेक्ट को जाने वाला कौन है, ये सब्जेक्ट आई मैं ही हूँ, यानी कि इस एक्शन को करने वाला कौन है, मैं। तो जब सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट वहीं पे ही हो तो वो एक्टिव वॉइस होगी। तो इसका मतलब ये है, देखो वर्ब यहाँ पे जो टू डू वाली फॉर्म है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आने की नहीं, क्योंकि एक्टिव वॉइस है। इसके बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, बेस फॉर्म। तो देखो वेंट है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि हमें पता वर्ब टू डू के बाद आती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। तो यहाँ पे लगा दो गो, यानी कि मैन वर्ब की बेस फॉर्म। अब सेंटेंस सही है, क्योंकि हमें पता वर्ब टू डू के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म आती है, जैसे कि ये आ रही।
और वहां पे एक्टिव वॉइस होता है, रिएक्टिव वॉइस है। यदि थर्ड फॉर्म आती है मैन वर्ब टू डू के बाद तो वहां पे बन जाता है वो पैसिव वॉइस, जबकि यहाँ पे सेंस है रिएक्टिव वॉइस वाली। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। अब फिर देखो एक सेंटेंस गया पीछे ही ऐसा, द पाम ऑयल के बारे में बातें हो रही। पाम ऑयल इज माने है वेरी बेनिफिशियल, यानी कि बहुत लाभदायक है। अब कंजक्शन से जोड़ कर देखो, फिर पाम ऑयल के लिए ही ये इज लगा दिया दोबारा। इज यूज्ड टू मेक प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम सोप टू बायोडीजल। अब देखो ये पाम ऑयल है, इसी के लिए यहाँ पे इज लग रहा। पाम ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल एंड इज यूज्ड टू। अब देखो एक ही सब्जेक्ट के लिए बार बार मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, बार बार उसे रिपीट नहीं करने के। अब देखो यहाँ पे लगेगा पाम ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल एंड यूज्ड टू मेक। देखो इस वाले इज को हटा दो, बार बार इज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब कभी भी कंजक्शन से जोड़कर एक ही सब्जेक्ट के लिए वर्ब दो वर्ब का प्रयोग किया जाना हो। अब देखो पाम ऑयल के लिए ही इज है, तो यहाँ पर ही देखो ये वाली इज, पाम ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल एंड। अब इसे इज को हटा दो वहां से, क्योंकि पाम ऑयल के लिए ही इज लगा हुआ है। कभी भी कंजक्शन से जोड़कर एक ही वर्ब को बार बार रिपीट नहीं कर सकते यदि वो वाली वर्ब एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज की गई है। जैसे कि पाम ऑयल के लिए ही यहाँ पे इज यूज किया गया है, पाम ऑयल के लिए ही इज वहां पे यूज करना चाह रहे, तो बार बार रिपीटेशन ना करके एक ही फर्स्ट वाली क्लोज में ही इज रख लेंगे और बाद वाली क्लोज में इस इज को वहीं से ही देखो यूज्ड टू है ना, ये इसे यहाँ वो वाला इज हटा देंगे क्योंकि बार बार रिपीटेशन नहीं करने के। तो इसमें एक सेंटेंस में देखो एरर यहाँ पे है। इससे वाले अगले वाले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो दी डेट shows that the unemployment rate has raised to 6.1%, the highest in 5 year। अब सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। दी डाटा shows। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, दी डाटा के बारे में बातें हो रही और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी देखो सिंगुलर लग रही। कभी भी किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाना हो तो उसमें ऐसे एस लग जाएगा। जैसे कि स्पीक, हमें पता है स्पीक अपनी बेस फॉर्म में है ये, और बेस फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पिलर फॉर्म में रहेगी वो। बेस फॉर्म जो बेस फॉर्म होती है वो पिलर फॉर्म में होती है, और हमें तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो देखो बेस फॉर्म में अगर ऐसे एस लगा दे, एस या ई एस लगा दे तो तभी तो वो सिंगुलर फॉर्म बनेगी। और यहाँ पे लगा भी हुआ है एस, देखो यहाँ पे एस या एस लगाने पे सिंगुलर फॉर्म में बन जाएगी वो। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ तक तो ठीक है सेंटेंस। द डाटा शो जो दर्शाता है दैट की द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज रेज्ड। अब देखो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अपने आप बढ़ी या उठी, न कि किसी दूसरे के द्वारा बढ़ाई गई। क्योंकि देखो रेज्ड माने होता है उठाना और वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब होता है उठाना या बढ़ाना या उगाना।
जबकि देखो रेज का मतलब होता है उठाना, बढ़ाना, उगाना, और ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब को अपने बाद में चाहिए हमेशा ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो ट्रांसफर करते हैं ना अपने एक्शन को ऑब्जेक्ट पर। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना वो अपने आप उठी, न कि किसी दूसरे के द्वारा बढ़ाई गई बेरोजगारी। बेरोजगारी अपने आप उठेगी। तो देखो इसके बाद ये टू है ना प्रीपोजिशन, देख यहाँ पे टू प्रीपोजिशन लगा कर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना रखा है ये वाला 6%, 6.1%। अब यहाँ पे लगेगी इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि राइज, RISED। अब सही है ये, क्योंकि देखो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, न कि राइज माने हो उठना, अपने आप उठी क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो देखो दी डाटा शोज, डाटा दर्शाता है दैट की दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज राइज नहीं राइजन। हाँ राइज की थर्ड फॉर्म लगेगी ना, हैज लगा हुआ है, जब हैज हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा हुआ है तो क्या लगेगी राइजन, RISEN। यहाँ पे लिखो राइजन, RISEN, यानी कि राइज, राइज्ड, राइज्ड। ये ट्रांजिटिव वर्ब की तीनों फॉर्म कैसे बनेगी, राइज, RAISED राइज्ड, और RAISED राइज्ड। अब देखो ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ट्रांजिटिव वर्ब की मैन वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है। देखो इन ट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ऐसे बनेगी, ये तो T4 ट्रांजिटिव, V4 वर्ब। और जो ये राइज वाला उठना है ना, राइज माने उठना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि उठाना नहीं उठना, अपने आप उठी क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ना कि किसी ने उठाई। तो ये वाली है इंट्रांजिटिव वर्ब, I4 इन, T4 ट्रांजिटिव वर्ब और V4 वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब की तीनों थर्ड फॉर्म ऐसे होगी, राइज, रोज और राइजन। तो यहाँ पर राइजन लगा देंगे ये वाला RISEN। अब सेंटेंस सही है। अगले वाले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है, क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब टू हैव अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रही तो वहाँ पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी इंट्रांजिटिव वाली वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सेंस देखो, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अपने रेट जो है अपने आप पे उठी, ना कि किसी ने उठाई। अब देखो ऐसे तो हो जाएगा ही, यहाँ पे देखो ही, RAISED, ही राइज्ड ए फ्लैग। अब ये सही है। देखो ही माने उसने, राइज्ड माने उठाया, ए फ्लैग माने एक झंडे को। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट दे रखा ना एक फ्लैग, तो अब सही है। देखो ट्रांजिटिव वर्ब वहीं पे तो लगेगी, राइज्ड माने उठाना, उठाने के सेंस में लगेगी, और जब भी लगेगी वहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब, उसे ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे फ्लैग ऑब्जेक्ट दे भी रखा है हमने। जबकि यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने आप पे उठी, और देखो उसके बाद फिर हमें ये भी यहाँ पे पता लग रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ना देकर प्रीपोजिशन दे दिया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना रखा, क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रखा। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के सेंस में जाना, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने आप उठी। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। अब देखो तुमने देखा होगा ये फिर इफ लग रहा है यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और इफ के बाद क्या रहा, ही डज नॉट कंप्लीट्स। अब देखो वर्ब टू डू की फॉर्म है ये, फिर डू, डिड, डज, और हमें पता वर्ब टू डू की फॉर्म तीन फॉर्म होगी वर्ब टू डू की, डू, डिड और डज। और वर्ब टू डू की फॉर्म के बाद हमेशा मैन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म। हाँ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ जाएगी इसके बाद, पर वहां पे देखो सेंटेंस बन जाएगा पैसिव, यदि इसके बाद प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो तो वहां पे बनेगा पैसिव वॉइस। पर यहाँ पे तो देखो सेंटेंस में पैसिव वॉइस है ही नहीं, क्योंकि इफ ही डज नॉट कंप्लीट्स, तो ही के बारे में बातें हो रही है, यही सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट दे रखा है इस एक्शन को कार्य करने वाला, यानी कि इस एक्शन को करने वाला दे ही रखा है यहाँ पे सब्जेक्ट, न कि कोई दूसरा। इफ यदि ही डज नॉट कंप्लीट्स, यदि यह कंप्लीट नहीं करेगा इस असाइनमेंट, इस सौंपे हुए कार्य को, नो अदर असाइनमेंट विल बी गिवन टू हिम, उसे दूसरा कार्य नहीं दिया जाएगा यदि वो इस सौंपे हुए कार्य को नहीं करेगा। तो अब तो देखो यहाँ पे तो एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इस एक्शन को करने वाला वहां पर सब्जेक्ट दे रखा हो। और उसके बाद देखो डू डज के बाद अगर एक्टिव वॉइस हो तो, एक्टिव वॉइस हो तो वहां पे लगेगी डू डज के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म। और जब देखो डू डज के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी तो वहां पे ऐसे एस थोड़ा ही लगेगा। बेस फॉर्म होती है जिसमें ना तो ES लग रहा हो, ना S लग रहा हो, ना ING लगा हो, ना ED लगा हो, ना इनमें से कोई सा भी ना लगा हो, तो वही तो बेस फॉर्म होगी, यानी कि S को हटा दो
डू डज के बाद लगेगी मैन वर्ब की बेस फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो इस सेंटेंस में भी यहाँ पे दी चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में बातें हो रही। दी चिल्ड्रन, बच्चे, वर्ब माने थे, प्लेइंग माने खेल रहे। अब देखो वर्ब टू बी की फॉर्म, हमें पता वर्ब टू बी की फॉर्म, वर्ब टू बी की कितनी फॉर्म होगी? वर्ब टू बी की फॉर्म होगी इज एम आर वाज वर। और वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद हमेशा आती है मैन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। यदि देखो वर्ब टू बी के बाद, हाँ वर्ब टू बी के बाद आ रही मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वहां पे बनेगा सेंटेंस एक्टिव वॉइस। यदि वर्ब टू बी के बाद, वर्ब टू बी के बाद आ रही प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वहां पे बनेगा पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर तो एक्टिव वॉइस है। दी चिल्ड्रन, वर्ब माने थे, चिल्ड्रन ही एक्ट को कार्य करने वाले हैं, खेलने वाले। दी चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद ए बॉल, बॉल के साथ खेल रहे थे। आप कंजक्शन से जोड़ कर देखो यहाँ पे, जो ये एक ही सब्जेक्ट के लिए है ना, दो दो मैन वर्ब का प्रयोग किया गया है कंजक्शन से जोड़कर, ये वाली मैन वर्ब। अब देखो इस मैन वर्ब के, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग जो ठीक है, क्योंकि वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद जमार वर्ब के बाद मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है। और देखो वहां पे वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है, प्लेइंग खेलना, ठीक है। अब विद ए बॉल, अब फिर कंजक्शन से जोड़कर देखो, चिल्ड्रन के लिए ही देखो यहाँ पे लगा रखा प्लेइंग, और चिल्ड्रन के लिए लगा रखा कंजक्शन से जोड़कर दूसरे वाली वर्ब, ये वाली रनिंग। तो देखो जब कभी भी कंजक्शन से जोड़कर एक ही हेल्पिंग वर्ब के लिए दो मैन वर्ब का प्रयोग किया गया हो, जैसे कि इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब ये है वर्ब टू बी की फॉर्म, वर्ब टू बी की फॉर्म ये वाली, इस वाली वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद के, वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद दो मैन वर्ब का प्रयोग किया गया है, एक तो प्लेइंग ये वाली मैन वर्ब, और कंजक्शन से जोड़कर रनिंग ये वाली मैन वर्ब टू। तो जब कभी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब टू बी का प्रयोग हेल्प या जे हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया हो, और उसके लिए दो मैन वर्ब का प्रयोग किया गया हो कंजक्शन से जोड़कर, तो दोनों की दोनों मैन वर्ब कहीं में रहेगी, या तो आईएनजी फॉर्म में रहेगी जैसे कि इसमें है एक्टिव वॉइस में, या दोनों की दोनों पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म में रहेगी। पर यहाँ पर तो एक्टिव वॉइस है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में रहेगी। रनिंग में रनिंग बना लो, आर यू डबल एन, तो अब सेंटेंस सही है। थैंक यू दोस्तों, ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। देखो उसमें कमेंट कर देख लो जहाँ पे भी आपको डाउट लगे, या जिस हाँ अब तो वर्ब भी चल रही है, तो वर्ब में जहाँ पे भी जिस सेंटेंस में आपको पूछना हो, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हमारे उसमें यूट्यूब चैनल पे आप पूछ सकते हो कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।